हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रणव भारद्वाज अब आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। सुबह के 8 बजे से राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए क्लासेस तैयार शुरू हो जाती हैं, तो आप पूरा बेनिफिट लीजिए। हम आपकी सफलता में साथ हैं, लेकिन आपको भी अपने साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही मैं आज की क्लास में आपके लिए करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन रिफ्ट वैली। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है या फ्लो करती है या स्थित है। तो आइए देखते हैं। तो इनमें से बात करें अगर हम ताप्ती नदी, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी निकलती है बच्चों सतपुड़ा पर्वत। कहां से निकलती है? सागर में ये गिरती है, अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है और ताप्ती नदी वहीं से निकलकर इसके दक्षिण में बहने लगती है। लोनी नदी आपको पता है भारत की ऐसी नदी जो थार और स्थल को पार कर जाती है। चंबल नदी ऐसी नदी जिसने मध्य प्रदेश में जमीन का भूमि का बहुत ज्यादा अपरदन किया है, कटाव किया है और वहां पर गहरे गहरे खड्ड का निर्माण किया है। सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है और गंगा ये सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है, गंगा में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप तो हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, अभी कॉल करें 8282827099 इस नंबर पर। और हमने काफी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया हुआ है राइस स्मार्ट पर। एसएससी गारंटेड बैच, जीडी, एमटीएस, सीपीओ काफी हमने पढ़ाया हुआ है और जो हमने पढ़ाया उसमें से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में भी जो एग्जाम है और 23 में भी। और इसी उम्मीद से हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं जीडी एग्जाम्स के लिए। तो भाई बच्चों पूरी तरह से ईमानदार रहिए, अपने लिए सेल्फ मोटिवेट रहिए और जीवन में आगे बढ़िए और लगातार राइस स्मार्ट पर पढ़ते रहिए और इसी बार सिलेक्शन लीजिए। चलिए, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जोग जलप्रपात कहां पर स्थित है? जोग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पर है? तो ये आपकी शरावती। कौन सी नदी पर है ये बच्चों? ये शरावती नदी, शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, शरावती नदी पर है। कहां पर है? ये आपके कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। जो जोग फॉल है, जोग फॉल को हम कहते हैं महात्मा गांधी भी कहते हैं और गढ़सप्पा भी कहते हैं। महात्मा गांधी या गढ़सप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर। चलिए, पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम। तो पाक जल संधि किससे भारत को अलग करती है? आइए देखते हैं पाक जल संधि है कहां पर। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भारत और श्रीलंका, तो यहाँ पर है आपकी पाक जल संधि। तो वेरी सिंपल, पाक जल संधि किससे अलग करेगी? भारत को श्रीलंका से अलग करेगी। कई बार ऑप्शन में आपको तमिलनाडु भी मिल सकता है क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि है और यहाँ पर इस हिस्से पर आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी ऑप्शन मिले तो भी ठीक, पाक जल संधि ऑप्शन मिले तो भी ठीक, दोनों ही तरह का आंसर ठीक है। और आपको तो पता ही खाड़ियां किसका हिस्सा होती है? ये सब किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। विश्व में 5 महासागर हैं। 5 महासागरों के छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे जल किसी स्थल खंड के पास जाकर वो अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सभी, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अभी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए और किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो अभी पूछिए। हम आपकी चैट बॉक्स पर पूरा ध्यान रखते हैं। आपकी चैट बॉक्स में जो भी डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर हम देंगे। रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो हमारे साथ बातचीत ना करें। देखिए, जब तक टीचर स्टूडेंट की बातचीत आपस में नहीं होगी तो जो टीचिंग है या लर्निंग है वो पूरी नहीं हो पाती। तो टीचर स्टूडेंट का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है क्योंकि गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा ही
जो शिक्षा है वो उसी रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 82827099, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और जो लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स के द्वारा भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा अन्य भारतीय राज्यों के साथ सबसे अधिक है? Which of the Indian state has the maximum number of common border with other Indian state? तो एक देश भारत के दूसरे देशों के साथ लगा हुआ होता है, राज्यों के साथ लगा हुआ होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाता है या बॉर्डर बनाता है? तो ऐसा है बच्चों, इनमें से मध्य प्रदेश, भारत का मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन भी होता है। पश्चिम बंगाल आपको पता ही है जूट के लिए फेमस है, जूट सबसे ज्यादा यहीं पर पैदा होता है। उत्तर प्रदेश गन्ने और गेहूं के लिए फेमस है। कर्नाटक आपका कॉफी के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी, कहवा का उत्पादन कर्नाटक में होता है, जबकि चाय का उत्पादन असम में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? What is the most important characteristics of islands located in the Arabian Sea? तो प्यारे बच्चों, हमारे जो द्वीप समूह है वो बड़े द्वीप समूह है दो। जो अरब सागर में द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप समूह। वो क्या? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक या दो द्वीप का नाम नहीं है, ये बहुत सारे द्वीपों का नाम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अब बात करते हैं अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है उनकी विशेषता के बारे में। देखते हैं क्या है। ये सभी आकार में बहुत बड़े छोटे हैं, ऐसा तो कुछ खास विशेषता नहीं है। वे सभी मोहद्वा के मूल के हैं, तो बिल्कुल ठीक आंसर आपका बी। दे आर और कोरल ओरिजिन, वे सभी मूंगे के बने हुए हैं। अरब सागर में जो भी द्वीप है वो मूंगा, जो समुद्र में रहने वाला एक जीव है, जिसको हम कोरल भी कहते हैं, जिसको हम प्रवाल भी कहते हैं, के द्वारा बने हुए हैं। इनका जो मुख्य भोजन होता है वो होता है चूना पत्थर। क्या करते हैं? चूने पत्थर का भोजन करते हैं और मरने के बाद जो प्रवाल जीव है वो एक दूसरे के ऊपर चिपकते रहते हैं चूने की वजह से, और वो चूने की चट्टान का निर्माण करते हैं। चूने की चट्टान जब समुद्र में स्थित है, चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, तो उसको हम द्वीप कहते हैं। अरब सागर में जो 36 द्वीप हैं वो सभी के सभी प्रवाल, मूंगा या कोरल के द्वारा निर्मित है। और इतना ही नहीं, हिंद महासागर में एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। मालदीव भी प्रवाल द्वारा निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई किसी भी तरह का कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, और क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, सबके पास क्लास करें जरूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड यही आपकी होती है गुरु दक्षिणा। क्वेश्चन आपके लिए है, नीलगिरी किसका भाग है? तो नीलगिरी इज द पार्ट ऑफ पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, तमिलनाडु की पहाड़ियां। आइए देखते हैं पूर्वी घाट का और क्या क्वेश्चन बनता है। यह है पश्चिमी घाट पर्वत, दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत और ऊंचा। यह है पूर्वी घाट पर्वत। ये दोनों दक्षिण में जाकर मिल जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। अब नीलगिरी पर्वत है किस भाग? तो नीलगिरी पर्वत बच्चों वेस्टर्न घाट का पार्ट है। किसका भाग है? पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है, इसका ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत कहां पर आपस में मिले हुए हैं? तो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी के द्वारा आपस में मिले हुए हैं। नीलगिरी को हम नीले पर्वत भी कहते हैं। नीलगिरी को हम नीले पर्वत या ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। नीले पर्वतों की जो ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। क्या है ऊंची चोटी? दोदा बेटा। चलिए, विंध्याचल एक ऐसा पर्वत जो भारत के मध्य में स्थित है या भारत को दो भागों में बांटता है, गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है। क्वेश्चन, वायु अपर्दन आम है किस क्षेत्र में? विंड इरोजन इज कॉमन इन। अपर्दन मीन्स होता है कटाव, अपर्दन मीन्स होता है कटाव। क्लियर? अब क्या होता है? ग्लेशियर, हिमानी, भूमिगत जल, तापमान, वर्षा, ये सब क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं पर्वतों का, चट्टानों का, स्थलखंड का अपर्दन करते हैं, कटाव करते हैं। तो पहाड़ों पर
नदी और ग्लेशियर हिमानी सबसे ज्यादा अपरदन करती हैं। अगर बात करें वायु अपरदन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, रेगिस्तान में। कि रेगिस्तान में जो विंड चलेंगी, जो पवन चलेंगी वो बहुत तेज गति से चलेंगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा अपरदन करेंगी, कटाव करेंगी। ठंडे इलाकों में बर्फ अपरदन अधिक करेगी और जहां पर वनस्पति है वहां पर तो ज्यादा अपरदन नहीं होगा, क्योंकि जो वनस्पति है वो मिट्टी की जड़ों को बांध कर रखती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में भी अपरदन होता है, क्योंकि जब भारी वर्षा होगी तो मिट्टी जो है कटाव उसका हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच में स्थित है, वे कौन सी है? द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर। दे आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? इसका आंसर आइए देखते हैं क्या है। किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो सतपुड़ा पर्वत है एमपी में, ये है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है आपकी नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में फ्लो कर रही है नर्मदा नदी, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत से निकलती है ताप्ती नदी और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहने लगती है ताप्ती नदी। तो बच्चों सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत, या ऐसे कह लीजिए सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है ताप्ती नदी। और ये दोनों नदियां हैं कहां से निकलती? एमपी से निकलती हैं। दोनों अरब सागर में गिरती हैं, दोनों डेल्टा नहीं बनाती, दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ लेंगे और आपको हर तरह से ही रहना है तैयार, किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से। चलिए, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक। किस नदी के तट पर है? कौन सा नगर किस नदी के तट पर है? ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अहमदाबाद किस नदी के तट पर है बच्चों? तो अहमदाबाद है आपकी साबरमती नदी के तट पर, गुजरात में, ठीक है। माही नदी एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है या कर्क रेखा से दो बार होकर गुजरती है। लूनी नदी एक ऐसी नदी जो थार मरुस्थल को पार करके कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाती है। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर तरह से तैयार रहिए राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपसे तो वादा करती हूँ कि अगर आप लगातार राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो राइज स्मार्ट पर पढ़ाए जाएंगे। बाकी सारे टीचर भी अपने अपने सब्जेक्ट में वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आते हैं और ऐसा हुआ भी है। राइज स्मार्ट पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है और आप खुद ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर निकालिए 2022-23 के और राइज स्मार्ट की पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई एग्जाम वाइज उनको आप देखिए तो वहां पर आपको दिखेंगे, आप चेक करिए और ईमानदारी से पढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नुब्रा घाटी का सबसे लंबा ग्लेशियर जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है से अधिक है, उसको क्या कहा जाता है? द ग्लेशियर ऑफ द नुब्रा वैली, द लॉन्गेस्ट वन विथ ए लेंथ ऑफ ओवर 72 किलोमीटर इज कॉल्ड। तो भाई भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। बर्फ का नाम क्या है? सियाचिन। किस घाटी में है? नुब्रा घाटी में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन से हिमालय में है? ये ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, पीओके वाले हिस्से में स्थित है, लेकिन भारत ने अपना फ्लैग यहाँ पर लगा दिया है। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार कर लिया है, इसलिए सियाचिन ग्लेशियर अब भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। और इतना ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक युद्ध करते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाईएस्ट वॉर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर जो नुब्रा घाटी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 72 किलोमीटर से भी अधिक है, वो नुब्रा घाटी में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ट्रांस हिमालय में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के सैनिक यहीं पर लड़ते हैं, इसीलिए ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका
भारत में सबसे युवा नदियों का उद्गम कहां से होता है? द यंगेस्ट रिवर इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम। तो वेरी सिंपल, देखिए जो हिमालय पर्वत है वो युवा पर्वत है। भारत का जो सबसे प्राचीन हिस्सा है, भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर रिवर्स। जब ये हिस्सा भारत का प्राचीन हिस्सा है तो यहाँ पर बहने वाली नदियां भी प्राचीन है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत का नया पर्वत है। इसको हम बोलते हैं नवीन मोरदार पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, इस तरह के नाम हम से जानते हैं हिमालय को। हिमालय को हम बोलते हैं युवा पर्वत, यंग माउंटेन। तो यहाँ पर जो हिमालय यंग माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो यहाँ पर बहने वाली नदियां भी नई होंगी, क्योंकि हिमालय पर्वत बना, उसके ऊपर उसके बाद नदियां बनी। तो याद रखना, हिमालय पर बहने वाली नदियां नई हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां पुरानी है, क्योंकि यह हिस्सा भारत का सबसे प्राचीन है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर लाइक और शेयर करें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोएस्ट रेनफॉल। तो भाई भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है लेह में, क्योंकि लेह में स्नोफॉल होती है, बर्फबारी पड़ती है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये राजस्थान के भाग है, लेकिन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। बात करें लेह जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, नॉर्थ में है, लेकिन वहां पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बच्चों वहां पर रेनफॉल नहीं होती, वहां पर स्नोफॉल होती है। रेनफॉल किसे कहते हैं? रेनफॉल हम जल की बूंदों को कहते हैं, जबकि स्नोफॉल हम बर्फ को कहते हैं। तो यहाँ पर बर्फ पड़ती है, लेकिन जल की बूंदें यहाँ पर बहुत कम गिरती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बर्फ अधिक है, यहाँ पर ठंडा है, इसीलिए जो लेह है उसको हम बोलते हैं भारत का शीत मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इज लेह एंड हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज थार डेजर्ट इन राजस्थान। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विशिष्ट मानसूनी परिस्थितियों में बनती है? Which of the following soils is formed under typical मानसूनल कंडीशन? इनमें से कौन सी मिट्टी मानसूनी परिस्थितियों में बनेगी? अब मानसूनी परिस्थितियां क्या है बच्चों? मानसूनी टाइम में भारत में अधिक वर्षा होती है मानसूनी पवनों के द्वारा। तो अधिक वर्षा में बनने वाली मिट्टी है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, तो लेटेराइट मृदा है, ये लाल मृदा का ही एक प्रकार है। ठीक है, ये क्या? लाल मृदा का एक प्रकार, लाल मृदा का ये प्रकार है, जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। वर्षा कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, वहां पर लाल मिट्टी और अधिक लाल हो जाती है, जिसको हम लेटेराइट मृदा कहते हैं। और ये निछालन लिंचिंग की प्रक्रिया से बनती है। अगर आप इसमें सिंचाई करोगे तो दलदल हो जाती है, अगर आप सिंचाई नहीं करोगे तो इस सीखने पर कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श होती है, क्यों? ब्लैक सोइल आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज। इनका रंग काला होता है, तो ये तो कोई रीजन नहीं है। वे नमी बरकरार रखते हैं, बिल्कुल ठीक, तो ये सही है। जो ब्लैक सोइल होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, उसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है, मॉइस्चर उसमें अधिक होता है, इसी वजह से वो काली मिट्टी को अधिक, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी को हम अनेक नामों से पुकारते हैं। काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा में क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसको हम कपासी मृदा कहते हैं। काली मिट्टी में सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, तो इसलिए इसको हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। सॉइल सोइल भी कहा जाता है काली मृदा को। काली मृदा के कारण ही भारत के इस हिस्से में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, और बॉम्बे को हम कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा महान मैदान का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the Great Plain? तो भारत का जो विशाल मैदान है उसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। भारत का विशाल मैदान 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका पंजाब मैदान, ये हिस्सा पंजाब मैदान, यहां पर है ये आपका गंगा मैदान, यहां पर है ये हिस्सा असम का मैदान, असम का मैदान, और पंजाब मैदान, गंगा मैदान और असम का मैदान, और यहाँ पर है आपका राजस्थान मैदान। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका बच्चों
ये केरल तटीय मैदान नहीं है, क्योंकि तो केरल का तटीय मैदान यहाँ पर है, उसको हम बोलते हैं मालाबार मैदान। उसको हम क्या बोलते हैं? मालाबार मैदान। तमिलनाडु सॉरी केरल के मैदान को मालाबार प्लेन कहा जाता है, जबकि पंजाब मैदान, राजस्थान हरियाणा का मैदान, आपका गंगा मैदान, असम मैदान ये विशाल मैदान के भाग हैं। क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय आबादी किसकी है? द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग्स टू द, तो देखिए यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें जो पॉपुलेशन मिलती है वो निग्रोइड्स प्रकार की मिलती है। कौन सी? निग्रोइड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन याद कर लेना। गंगा के तट पर स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा नगर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो इनमें से अगर हम बात करें, आगरा गंगा नदी के तट पर नहीं है, क्योंकि आगरा तो यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। और इतना ही नहीं, भारत में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनमें भी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा और यमुना आपस में कहां पर मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले से। यमुना नदी भी कहां से निकलती है? उत्तराखंड में। दोनों मिल जाती है प्रयागराज में, इसके समांतर बहती है। जैसे गंगा बहती है वैसे वैसे ही उसी दिशा में यमुना बहती है, जबकि गंगा में कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, रामगंगा ये उत्तर से आकर मिलती है। सोन और दामोदर इसमें दक्षिण से जाकर मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गंगा के समांतर कौन सी नदी चलती है? तो गंगा के समांतर चलती है आपकी कौन सी नदी? यमुना नदी। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है, और आगरा आपके गंगा नदी के तट पर स्थित, सॉरी आगरा आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बंगाल का शोक हम कहते हैं दामोदर नदी को, क्योंकि ये दामोदर नदी वहां पर बाढ़ लेकर आती है। और कोसी नदी का को बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं हम कोसी नदी को, और पश्चिम बंगाल का शोक हम कहते हैं दामोदर नदी को। चलिए, जिस सभी बच्चे आंसर करेंगे, बेसिक आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, फिर भी आप कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखें, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। इसीलिए हमने आपको 82822799 ये नंबर भी दिया हुआ है, ताकि आप किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फोन पर भी पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी पूछ सकते हैं। क्लास में भी लाइव चैट के द्वारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आप पढ़िए, पूरी मेहनत कीजिए। हम और हमारी राइसमार्ट की पूरी टीम आप सबके लिए हमेशा तैयार है मेहनत करने के लिए, और करते भी हैं। आपके हर एग्जाम को एनालाइज करते हैं, कैसे क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं, कैसे मैथ्स के आ रहे हैं, कैसे इंग्लिश के आ रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है, उसी तरह के बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। क्वेश्चन है बच्चों, भारत के कोरोमंडल तट पर चक्रवाती तूफानों से किस माह में अच्छी वर्षा होती है? द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव गुड रेन्स फ्रॉम साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त, नवंबर और दिसंबर। तो कोरोमंडल तट किसका तट है? तो कोरोमंडल तट है आपका ये, कोरोमंडल तट है ये, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। इसमें अक्टूबर नवंबर में तो सर्दियों में बारिश होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा। चक्रवाती तूफानों से बारिश होती है और जुलाई और अगस्त के बीच में। चलिए, देखिए यहीं पर बारिश होती है लौटते हुए मानसून के द्वारा सर्दियों में। भारत में खनिजों से समृद्ध पठार कौन सा है? प्लेटू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया। तो भाई बच्चों, भारत में सबसे अधिक अगर खनिज पदार्थ की बात करें तो वो मिलते हैं छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार में भारत में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दक्कन पठार जो इस हिस्से में फैला हुआ है, यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लैक सोइल है। भारत के इस हिस्से में सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग है, कोयला है, नदियों का पानी है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी आयरन इंडस्ट्रीज है, लोहा इस्पात उद्योग है, इस हिस्से में लगाए गए हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? द लेक ऑफ इंडिया हैज द वेरी हाई सैलिनिटी। इनमें से सबसे अधिक खारी झील है आपकी सांभर झील। कहां पर है? जयपुर में। भारत की सबसे अधिक खारी झील जयपुर राजस्थान में है। वुला झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, जिसमें श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है।
अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। इस नॉन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, तो किसको आप अरब सागर की रानी के रूप में कहोगे या जानते हो? बताइए भाई, कमेंट आप भी क्या करो। तो याद कर लीजिए, कोचिन को हम अरब सागर की रानी कहते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत की एक बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक लेक, ए बिग लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इज लोकेटेड इन। तो भारत की एक लोकटक झील जो है वो इंपोर्टेंट है, ये मणिपुर राज्य में है। कहां पर? मणिपुर। लोकटक झील क्यों इंपोर्टेंट है, आइए समझते हैं। तो लोकटक झील यहाँ पर मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक झील, इसमें क्या है बच्चों, तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए? तैरते हुए द्वीप लोकटक झील में पाए जाते हैं, तैरते हुए द्वीप, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा तैरता हुआ जो द्वीप है वो है केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ, क्या है? केबुल लामजाओ। अब जो तैरता हुआ ये द्वीप है केबुल लामजाओ, इसको राष्ट्रीय पार्क भी बना दिया गया है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या तैरता हुआ द्वीप कौन सा है, तो फ्लोटिंग आइलैंड्स फाउंड इन लोकटक लेक इन मणिपुर, ठीक है। एंड केबुल लामजाओ इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ इंडिया। क्लियर? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अरुणाचल जहां पर सबसे पहले दिन निकलता है और सबसे पहले रात होती है, असम जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप माजुली पाया जाता है, और असम वही राज्य जिसमें सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी होता है। चाय के लिए भी ये फेमस है। मैंग्रोव वन कहाँ मौजूद है? द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर प्रेजेंटिंग वेरी सिंपल, विश्व के सबसे बड़े सदाबहार वन है ये। कैसे है? सदाबहार, क्योंकि दलदल में उगे हुए हैं, डेल्टा में उगे हुए हैं, इनको हम डेल्टाई वन भी कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इन वनों के बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से काफी सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले, इसलिए हम सुंदरी वन को बोलते हैं बच्चों पर्यावरण के रक्षक। क्या बोलते हैं? पर्यावरण के रक्षक भी इनको कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो भाई ये थे आपकी आज की क्लास के क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आए हैं, और आप इसी तरह से राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहोगे लगातार। सुबह के 8 बजे से आपकी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाती है, फिर आप रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटी आपको हिमांशु सर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री आपको सोनम मैम पढ़ाती है, तरुणा मैम यानी कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, राहुल सर आपको बायो पढ़ाते हैं, फिजिक्स आपको शाम सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, अजय सर भी आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर आपको धीरेन्द्र सर पढ़ाते हैं, हिंदी क्लास भी लगती है जो आपको निखिल पांडे सर पढ़ाते हैं। तो सारी सब्जेक्ट, सुमित सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, राकेश रंजन सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सारे ही टीचर आपको अपने अपने एक्सपीरियंस से एकदम नया कंटेंट तैयार करके तब आपकी क्लास लेते हैं। कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, आपके सारे जितने भी एग्जाम है उनको एनालाइज किया जाता है, फिर आपको पढ़ाया जाता है। राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। और हाँ, हर क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम लिंक, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो अभी आप कॉल करें 8282827099 नंबर पर। और इतना ही नहीं, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और कहीं पर शॉर्ट फॉर्म में, कहीं पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्लास, कहीं पर शॉर्ट्स में छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, छोटे छोटे से इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो हर जगह आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा सिलेक्शन में। तो भाई पूरे ईमानदार रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और पढ़ना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से सही चीजें पढ़नी जरूरी है। मेहनत आप बहुत करते हैं, लेकिन काफी सोचते हैं याद नहीं रहता, या नहीं है, तो आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। और जो एग्जाम में आता है वह आपको पढ़ाया जाता है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो पढ़िए वही जो एग्जाम में आए
और ऐसा प्लेटफॉर्म आपका राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल। और ऐसा हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, अनुभव के साथ बोल रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। राइस स्मार्ट की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमटीएस एग्जाम दिल्ली, प्लीज सी पीओ, CHSL गारंटेड बैच, 60 डेज गारंटेड बैच, उनको आप पढ़िए। और जो 2022-23 में एग्जाम हुए आप उनसे मैच कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में तो तुरंत वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, मैथ्स में खुद ऐसे क्वेश्चन है जो डिक्ट आए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके मतलब ऑप्शन थोड़े बदल गए हैं, लैंग्वेज थोड़ी बदल गई है, लेकिन चीजें वही हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से रेगुलर मिलता है। गुड बाय बच्चों एंड थैंक यू।